हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइजर्स हब। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 1 to 4 आर्टिकल्स के बारे में जो पार्ट 1 में आ जाते हैं। अभी तक हमने कंपनी रूल को देखा, क्राउन रूल को देखा, उनमें कौन कौन से एक्ट्स आए थे उनको देखा। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो देश का संविधान है, हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसे लिखा गया, कौन सी बॉडी ने उसको लिखा, राइट। और उसके बाद हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल कैसा है, कौन कौन सी बातें प्रियम्बल में कही गई हैं। और उसके बाद हमने बहुत सारी फीचर्स के बारे में डिस्कशन की। और ये तो था जो हमने अभी तक डिस्कस किया। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के बारे में, पार्ट 1 के बारे में। और पार्ट 1 डील करता है विथ 4 आर्टिकल्स। वो 4 आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, और लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, हम आज स्टार्ट करेंगे विद पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 1 में 1 to 4 आर्टिकल्स आते हैं। और पार्ट 1 डील करता है विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट, जिसमें हम पूरे के पूरी इंडिया की टेरिटरीज को देखेंगे कि इंडिया फेडरेशन है या यूनियन है, फेडरेशन का क्या मतलब है, यूनियन का क्या मतलब है, वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो पहला आर्टिकल है वो डील करता है विद नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो इसका क्या मतलब है, पहले आर्टिकल में मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो हमारा इंडिया है और भारत है वो यूनियन होगा स्टेट्स का, पहली चीज़। उसके साथ साथ जो भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टेट्स के बारे में, यूटीज़ के बारे में, तो आप सिंपली अगर फर्स्ट शेड्यूल को रीड करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितनी हमारी आज के टाइम पे स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज़ हैं। साथ के साथ लिखा गया है कि जो इंडिया की टेरिटरी है, जो इंडिया की टेरिटरी है, राइट, उसमें स्टेट्स आ जाती हैं, यूटीज़ आ जाती हैं, एंड साथ के साथ वो सारी टेरिटरीज आ जाएंगी जो इंडिया इन फ्यूचर एक्वायर करेगा, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो थी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल लिखी गई है। बट अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो हमने क्या देखा कि जो आर्टिकल 1 है वो डील करता है दो चीज़ों से। पहली चीज़ वो हमें बताता है अबाउट द नेम ऑफ द कंट्री, और सेकंड अबाउट द टाइप ऑफ पॉलिटी। अगर हम नेम की बात करें तो यहाँ पे दो नेम मेंशन किए गए हैं, इंडिया एंड भारत। इट मीन्स हमने दोनों वर्जन्स लिए हैं एज अ नेम ऑफ आर कंट्री। हम इंडिया भी यूज़ करते हैं इंग्लिश वर्जन, हम भारत भी यूज़ करते हैं हिंदी वर्जन। तो दोनों ही नेम्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत। तो हमें फर्स्ट आर्टिकल से पहले हमारे कंट्री के नेम के बारे में पता चलता है। उसके बाद सेकंड हमें पता चलता है अबाउट द टाइप ऑफ पॉलिटी। यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि हमारा जो इंडिया है वो यूनियन है स्टेट्स का, इसके बारे में पता चलता है कि जो हमारा इंडिया है उसको बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। बट अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये फेडरल है। फेडरल का मतलब व्हेन द पावर इज डिवाइडेड अमंग सेंटर एंड द स्टेट्स, जब स्टेट्स एंड सेंटर में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, राइट। सेंटर की अपनी लिस्ट है, वो अपनी लिस्ट के हिसाब से लॉज बनाता है, कंट्रोल करता है, और जो स्टेट्स हैं उनको अपने एरियाज दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, और वो अपने एरियाज में रहकर काम करते हैं। सो द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड डिफरेंट स्टेट्स, राइट। तो इट मीन्स जो हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर है वो फेडरल हुआ, राइट। तो अभी क्वेश्चन आता है कि यूनियन को क्यों प्रेफर किया गया फेडरल की बजाय, हमने वर्ड फेडरेशन क्यों यूज़ नहीं किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने यूनियन को क्यों लिखा इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसके ना दो कारण हैं। पहले, इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। सेंटर का स्टेट्स के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ जैसा अमेरिकन फेडरेशन में हो रखा है। सेंटर के साथ स्टेट्स का कोई भी अग्रीमेंट नहीं है। एंड सेकेंडली, स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। अमेरिकन फेडरेशन में क्या है, क्योंकि अग्रीमेंट हो रखा है
बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो वहाँ पे अगर किसी स्टेट ने उस फेडरेशन को छोड़कर जाना है, विड्रॉ करना है, तो वो कर सकती है, राइट। बट हमारे इंडिया में ऐसा कोई केस नहीं है। राइट स्टेट का मतलब कि यूनियन को छोड़ना। कोई स्टेट इंडिया की यूनियन को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ, इसलिए ये फेडरेशन नहीं है। अगर एग्रीमेंट हुआ होता तो इसके पास पूरा पूरा राइट होता इंडिया से अलग होने का, तो वो फेडरेशन होती। बट क्योंकि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और किसी भी स्टेट को कोई राइट नहीं है टू सेसीड, बाहर निकलने का इंडियन यूनियन से, राइट। तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, दैट यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल। यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल। तो ये इंटरप्रिटेशन निकलती है पहले आर्टिकल की। उसके बाद और क्या कहा गया है कि कंट्री इज इंटेग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू स्टेट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस अच्छी तरह से हो सके पूरे के पूरे इंडिया की, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथली रन हो, इसके लिए ही पूरे के पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया है इनटू पॉलिटिकल यूनिट्स। क्योंकि हमने पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया फेडरेशन हुआ, राइट। इंडिया फेडरेशन नहीं है, इंडिया यूनियन है, एक ही कंट्री है, सारी की सारी स्टेट्स इंडिया का ही पार्ट है, राइट। वो अलग नहीं है इंडिया से और ना ही हो सकती हैं, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है। अभी दो टर्म्स आती हैं, एक आती है टेरिटरी ऑफ इंडिया और दूसरा आता है यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आती हैं, यूनियन ऑफ इंडिया में स्टेट्स ही आती हैं, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में तीन चीज़ें आती हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स भी आता है, यूटीज़ भी आती हैं, एंड टेरिटरीज जो इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगा वो चीज़ें भी आती हैं। तो जब हम स्टेट्स, यूटीज़ एंड टेरिटरीज टू बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, इन तीन चीज़ों की कलेक्टिवली बात करते हैं तो वो बन जाती है इंडिया की टेरिटरी। बट अगर हम सिर्फ स्टेट्स की बात करते हैं वो होता है इंडिया का यूनियन, राइट। अभी ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में हम देखेंगे, वो है कि जो भी टेरिटरीज इन फ्यूचर एक्वायर की जाएंगी, राइट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, राइट, तो वो की गवर्नेंस आर्टिकल 1 में फॉल नहीं करती। फॉरेन की टेरिटरीज इन फ्यूचर एक्वायर की जाएंगी बाय इंडिया, वो इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होंगी, ना कि आर्टिकल 1 से, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आ जाता है जी आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 में हमने क्या देखा कि हमारी कंट्री का नेम क्या है एंड सेकंड कैसा पॉलिटी स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा कि हमारा इंडिया का जो नेम है वो दोनों है, इंडिया भी है और भारत भी है, हमने दोनों यूज़ किए हैं। साथ के साथ जो हमारी इंडिया की पॉलिटी है वो फेडरल नहीं है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हमारा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमने कंट्री को एक फेडरल स्ट्रक्चर दे रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फेडरल कंट्री होगी, वो एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सेकंड आर्टिकल डील करता है विद एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट may by law admit into the union or establish new states on such terms and condition as it thinks fit। इसका मतलब कि पार्लियामेंट न्यू स्टेट्स को यूनियन में ऐड कर सकता है और एस्टेब्लिश कर सकता है जैसा उसको ठीक लगे। फॉर एग्जांपल हमने सिक्किम को ऐड किया था, सिक्किम को इंडियन यूनियन में ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 2A, राइट। बट बाद में आर्टिकल 2A को रिपील कर लिया गया। अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम एक इंडिपेंडेंट मोनार्की थी 1975 तक। उसके बाद प्लेबिसाइट होता है और वहाँ के लोग, सिक्किम के लोग बनना चाहते हैं इंडिया का पार्ट, और 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 1974 में क्या किया गया, सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया, राइट। बट बाद में 36th अमेंडमेंट के साथ इन 1975 में इस सिक्किम को एक फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दिया गया, राइट। तो ऐसा किया गया था सिक्किम के साथ। ये सारी जो प्रोसेस हुई थी वो हुई थी अंडर आर्टिकल 2। तो अब ये हमने देखा अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा लिखा गया है। बट अगर हम आर्टिकल 2 को इंटरप्रेट करें तो क्या निकल के आता है, आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट। दो तरह की पावर्स दी जाएंगी पार्लियामेंट को। पहली, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट, न्यू स्टेट्स एंटर की जा सकती हैं पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया में, एंड पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। इन दोनों का क्या मतलब है कि पहले कोई स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, राइट, यहाँ पे कोई स्टेट है तो इंडिया इसको अपना पार्ट बना सकता है,
तो न्यू स्टेट को एडमिट किया जा सकता है इंडिया में। बट अगर हम सेकंड की बात करें, वो है पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। वो स्टेट पहले नहीं थी, उसको एस्टैब्लिश किया गया, राइट। तो ये दो पावर्स ग्रांट की गई हैं टू द पार्लियामेंट। पहली पावर टू एडमिट इन द यूनियन न्यू स्टेट, इट मीन्स जो पहले ही स्टेट्स एग्जिस्टेंस में हैं उसको एडमिट करना इनटू द इंडियन यूनियन। सेकेंडली पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, इट मीन्स एस्टैब्लिश करना नई स्टेट्स को जो पहले नहीं थी। कोई स्टेट ऐसी थी जो पहले थी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट जेड हमने बना दी, ऐसी कोई स्टेट अभी तक तो नहीं थी ना, हमने बना दी, तो वो आता है न्यू स्टेट को एस्टेब्लिश करना जो पहले नहीं थी, राइट। बट अगर पहले कोई स्टेट थी उसको हम इंडिया का पार्ट बनाते हैं तो वो आ जाता है इनटू एडमिशन। तो दोनों ही चीज़ें आती हैं आर्टिकल 2 में, नई स्टेट को एडमिट करना और नई स्टेट को एस्टेब्लिश करना, ये दोनों की बात आर्टिकल 2 में की गई है, राइट। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 3, जो डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अभी यहाँ पे जो नई स्टेट्स हैं वो कैसे बनाई जाएंगी, देखिए इसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ। पार्लियामेंट लॉ के द्वारा क्या कर सकता है, कोई भी न्यू स्टेट बना सकता है। और वो नई स्टेट कैसे बनेगी, सेपरेट करके एग्जिस्टिंग टेरिटरी को। कोई भी एक स्टेट है उसमें से हमने थोड़ी सी टेरिटरी ली और उसको एक नई स्टेट बना दिया, राइट। और क्या हो सकता है, यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, एक दो तीन, तीन स्टेट्स हैं, तीनों को मर्ज कर दिया, एक नई स्टेट बना दिया। और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी, एक यूटी है और एक स्टेट है, दोनों को मर्ज कर दिया और एक स्टेट बना दिया। तो ऐसे करके जो पार्लियामेंट है वो एक स्टेट की फॉर्मेशन कर सकता है। सेकेंडली वो किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसको इंक्रीज कर सकता है, उसको डिक्रीज कर सकता है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो स्टेट थी ऐसे, अभी पार्लियामेंट क्या कर सकता है, उस स्टेट को सर्कल के रूप में भी लेके आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और उसको ऐसे भी उसकी जो बाउंड्रीज है वो इंक्रीज और डिक्रीज और चेंज कर सकता है। और साथ के साथ उस स्टेट का जो नेम है वो भी चेंज किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल इस आर्टिकल में, आर्टिकल 3 में तेलंगाना बनाया गया था फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टेट थी आंध्र प्रदेश, उसमें से निकाला गया था तेलंगाना को, राइट। तो अभी और क्या है, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेन्ड इन द बिल अफेक्ट्स द एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी ऑफ द स्टेट। इसका क्या मतलब है कि पार्लियामेंट ऐसी कोई चीज़ करने से पहले, पार्लियामेंट किसी स्टेट का एरिया, बाउंड्री, नेम चेंज करने से पहले वो बिल को भेजेगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उस स्टेट को रेफर करेगा वो बिल फॉर देयर व्यूज़। जब स्टेट लेजिस्लेचर उस स्पेसिफाई टाइम में अपने व्यू भेजेगी उसके बाद प्रेसिडेंट उस बिल को पार्लियामेंट के पास भेजेगा, राइट। और इसमें क्या लिखा गया है कि जो ये आर्टिकल है आर्टिकल 3, इसमें जो भी हमने क्लॉजेज देखी, क्लॉजेज A to E, ये वाली हमने इसमें देखा था ना, क्लॉजेज A B C D E, ये इस क्लॉज की हम बात कर रहे हैं। तो इन सभी क्लॉज में जो ये वर्ड स्टेट है उसमें यूटी भी आती है। जो हमने क्लॉजेज अभी डिस्कस की A to E, उनमें यूटी भी आती है। बट जो ये प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न में अगर कहीं पे स्टेट वर्ड मेंशन है तो उसमें सिर्फ स्टेट ही आएगा, वह यूटी नहीं आएगी। तो अभी इस चीज़ का क्या मतलब है, देखो हमने बात की कि अगर किसी स्टेट की बाउंड्री, एरिया, नेम चेंज करना है बाय द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट उस बिल को रेफर करेगा टू द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट व्यूज़ के लिए उस बिल को भेजेगा स्टेट के पास। बट ऐसा वो यूटी के केस में नहीं करेगा। अगर किसी स्टेट का नेम, एरिया, बाउंड्री चेंज करना है पार्लियामेंट ने तो उसके रिगार्डिंग बिल उस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा जाएगा। बट ऐसा वो यूटी के साथ नहीं हो सकता। यूटी के केस में कोई भी रेफरेंस नहीं भेजा जाएगा वहाँ के लेजिस्लेचर को। पार्लियामेंट अपने आप से कोई भी डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग द एरिया, रिगार्डिंग द नेम, रिगार्डिंग द बाउंड्री ऑफ द यूटीज़। तो यूटीज़ के केस में अगर एरिया, नेम और कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को वहाँ पे रेफरेंस भेजने की ज़रूरत नहीं है।
पार्लियामेंट अपने हिसाब से कर लेगा, राइट। ऐसा इस प्रोविज़न में लिखा गया है। और सेकेंडली जो ये पावर दी गई है इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूटी बाय यूनाइटिंग एनी स्टेट और यूटी और एनी अदर यूटी। तो इसका क्या मतलब है, ये जो चीज़ ऐड की गई थी ये 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई थी इन 1966। जो ये प्रोविज़न ए है जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे लिखा गया है प्रोविज़न ए। ये जो प्रोविज़न ए है ये ऐड की गई थी 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इन 1966। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद अगर हम देखें जी, हमने अभी तक देखा कि आर्टिकल 2 में भी न्यू स्टेट्स को एस्टैब्लिश करना है, एडमिट करना है, आर्टिकल 3 में भी न्यू स्टेट्स को बनाना है। तो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में डिफरेंस क्या हुआ? तो अभी भी आप यही सोच रहे होगे बैठे कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो आर्टिकल 2 है वो रिलेट करता है न्यू स्टेट को एडमिट करने से और एस्टैब्लिश करने से जो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे कोई स्टेट है, तो अगर हमने इसको एडमिट करना है और एस्टेब्लिश करना है वो आएगा आर्टिकल 2 में। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट है वो इंडिया का पार्ट नहीं है। बट अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें तो जो भी हम चेंजेस करेंगे और न्यू स्टेट्स को फॉर्म करेंगे वो हम एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं। जो इंडियन यूनियन का इसके अंदर जो ऑलरेडी पार्ट है, इसके टेरिटरी का जो ऑलरेडी पार्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट के साथ डील करता है। जो इंडिया के अंदर की स्टेट्स हैं अगर हम उनमें शफलिंग करेंगे, उनमें रीएडजस्टमेंट करेंगे, उस चीज़ को डील करेगा आर्टिकल 3, उस चीज़ से डील करेगा आर्टिकल 3। जबकि जो भी चीज़ें हम आर्टिकल 2 में करेंगे वो करेंगे उन केसेस में जो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है। सेकेंडली, क्रिएट न्यू स्टेट बियॉन्ड द प्रेजेंट टेरिटरी। जो नई स्टेट है हम उस स्टेट की बात कर रहे हैं जो इंडिया के टेरिटरी के बाहर है। यहाँ पे हम उन स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर हैं। इट मीन्स जो आर्टिकल 3 है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है वनरेबिलिटी एंड डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑन द यूनियन। हमने क्या देखा था आर्टिकल 1 में? हमने वहाँ पे पढ़ा था अबाउट द इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन को, जो इंडिया का यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। बट आर्टिकल 3 कहता है कि जो हमारी इंडिया की स्टेट्स हैं ना वो डिस्ट्रक्टेबल हैं, वो डिस्ट्रक्टेबल हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन डिस्ट्रक्ट और कैन चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स। स्टेट की बाउंड्रीज को पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, बट जो यूनियन है उसकी बाउंड्री को चेंज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स स्टेट्स यूनियन को नहीं तोड़ सकती, बट जो यूनियन है, जो पार्लियामेंट है, वो स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को तोड़ सकता है। तो स्टेट्स की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो डिपेंड करती है ऑन द यूनियन। यूनियन स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करता, स्टेट्स यूनियन पे डिपेंड करती हैं। ऐसा आर्टिकल 3 में लिखा गया है, राइट। तो हमने आर्टिकल 3 में देखा था कि पार्लियामेंट बाय एनी लॉ चेंज कर सकता है नेम्स ऑफ द स्टेट्स। तो ये वही एग्जांपल है। अभी तक फॉर एग्जांपल जैसे 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस को चेंज किया गया इनटू उत्तर प्रदेश, मध्य भारत को उसका नाम चेंज कर किया गया मध्य प्रदेश, मद्रास को तमिलनाडु, माइजोर को कर्नाटका और लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिंदवी आइलैंड्स को चेंज करके उनका नाम किया गया लक्षद्वीप। तो ये हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो एक्चुअल में हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं उनके नेम को चेंज किया गया है अंडर आर्टिकल 3। अगर हम अभी देखें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज पढ़ी और हमने देखा कि आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट क्या कर सकती है। तो हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट रीऑर्गेनाइज कर सकती है स्टेट को, स्टेट के नेम को चेंज कर सकती है, उसके एरियाज़ को चेंज किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। तो वो सारी प्रोसेस क्या है, हम उस सभी प्रोसेस को अभी इंटरप्रेट करेंगे। देखिए जी, किसी भी स्टेट को अगर चेंज करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जाएगा। बट जो वो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। पहले प्रेसिडेंट से हमने परमिशन लेनी है, रिकमेंडेशन लेनी है, उसके बाद ही पार्लियामेंट में वो बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बट प्रेसिडेंट अपनी असेंट देने से पहले
कंसल्टेटिव प्रोसेस देखेगा। उसमें क्या होगा कि प्रेसिडेंट उस एक स्पेशल बिल को उस स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा, जिस स्टेट की भी बाउंड्रीज को इंक्रीज और डिक्रीज जो अल्टर करना है, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो एक बिल भेजेगा, राइट। तो उस स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में अपने व्यूज़ देने हैं, और जो ये व्यूज़ हैं वो पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं होंगे। जैसे भी व्यूज़ स्टेट लेजिस्लेचर देगा उसको मानना ना मानना पार्लियामेंट के ऊपर है। पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंडेड बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट उन व्यूज़ को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। इट मीन्स पार्लियामेंट अपनी मर्जी से काम कर सकता है इन केस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सारी प्रोसेस है, ये सारी कंसल्टेटिव प्रोसेस है, हमने पहले भी बात की, ये यूटीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होती, राइट। कंसल्टेटिव प्रोसेस क्या है? प्रेसिडेंट का स्टेट लेजिस्लेचर को बिल को भेजना और उनके व्यूज़ लेना। ये प्रोसेस सिर्फ स्टेट्स पे लागू होगी, ये प्रोसेस सिर्फ स्टेट्स पर लागू होगी, ये यूटीज़ पर लागू नहीं होगी। यूटीज़ के केस में पार्लियामेंट अपने हिसाब से काम कर सकता है। जब इस बिल को प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी, तो प्रेसिडेंट की असेंट के बाद ये बिल जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में किसी भी सदन में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और उसके बाद फिर इस बिल को पास किया जाएगा बाय अ सिंपल मेजॉरिटी एंड ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स जब मोर देन 50% वोटिंग हो जाएगी तो वो बिल पास किया जाएगा। तो सिंपल मेजॉरिटी से बहुत ही एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से एक लॉ बन के तैयार हो जाएगा, और जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और एग्जिस्टेंस है किसी भी स्टेट की, वो गारंटेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा लिखा गया है हमारे आर्टिकल 3 में। अभी लास्ट आर्टिकल है पार्ट 1 का, वो है आर्टिकल 4। इसमें लिखा गया है कि जो भी हमने बातें आर्टिकल 2 में डिस्कस की और जो भी बातें हमने आर्टिकल 3 में डिस्कस की, तो दोनों में हमने बात की न्यू स्टेट्स को बनाने की और एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री को चेंज करने की। तो ये दोनों चीज़ें जब भी हम करेंगे वो अमेंडमेंट नहीं कहलाती। तो आर्टिकल 4 कहता है कि कोई भी चीज़ें अगर आप आर्टिकल 2 के और 3 के हिसाब से कर रहे हो, वो अमेंडमेंट नहीं होगी। वो सिर्फ अमेंडमेंट होगी इन द फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में, राइट। उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम उनमें सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ कर रहे हैं, और वो एक नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, एक नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस है। तो उसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, तो उसको हम आर्टिकल 368 में नहीं मानेंगे। क्लियर? तो ये था जी आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, हमारा जो इंडिया था जब इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पर 2 पॉलिटिकल यूनिट्स थी। कुछ ऐसे राज्य थे जिनको हम ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते थे, और कुछ ऐसे थे जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस हमने पहले भी डिस्कस किया, वो प्रोविंसेस जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, और प्रिंसली स्टेट्स जो प्रिंसेस के कंट्रोल में थे। मतलब कि वो डायरेक्टली तो प्रिंसेस वहाँ पे कंट्रोल करते थे, बट इनडायरेक्टली वो सुपरवाइज किए जाते थे बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट, बाय द ब्रिटिश क्राउन। तो ऐसी डिवीज़न हो रखी थी हमारे पूरे के पूरे इंडिया की। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947, उसमें ना प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दी जाती हैं। प्रिंसली स्टेट्स ईदर इंडिया को ज्वाइन कर सकती हैं और पाकिस्तान को, और इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। तो आउट ऑफ 552 प्रिंसली स्टेट्स, 549 ने तो इंडिया को ज्वाइन किया था, बट 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने डिसाइड किया टू रिमेन इंडिपेंडेंट। मतलब कि ना ही वो इंडिया का पार्ट बनेगी, ना ही वो पाकिस्तान का पार्ट बनेगी, वो इंडिपेंडेंट रहेंगी। तो वो कौन कौन सी स्टेट्स थी? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। बट हुआ क्या, धीरे धीरे ये भी स्टेट्स हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर तीनों की तीनों इंडिया का पार्ट बन गई इन अ कोर्स ऑफ टाइम। हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया गया थ्रू अ पुलिस एक्शन, और जूनागढ़ को थ्रू अ रेफरेंडम, एंड कश्मीर को थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो वो भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट बन गई थी। बट अगर हम 1950 की बात करें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ओरिजिनली एक 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन गिवन थी। कितनी स्टेट्स थी इन टोटल? 29 स्टेट्स थी जब हमारा इंडिया आज़ाद
बाद हुआ। तो 1915 में जो 29 स्टेट्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया था इनटू 4 पार्ट्स, पार्ट ए बी सी डी। पार्ट ए में आ जाते हैं गवर्नर प्रोविंसेस और पार्ट बी में वो सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके पास लेजिस्लेचर था। पार्ट सी में इन टोटल 10 स्टेट्स थी जिनमें चीफ कमिश्नर्स आ जाते थे और प्रिंसली स्टेट्स आते थे। उसके बाद ये वो सारी पार्ट सी में वो सारे टेरिटरी आती थी, यूटीज आती थी और प्रिंसली स्टेट्स आती थी जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट थी, जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था। और पार्ट डी में रखा गया था अंडमान एंड निकोबार को, राइट। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से एक हमारे, क्योंकि इंडिया ऐसी वास्ट कंट्री थी और उसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट दोनों थी, तो उनको रीऑर्गेनाइज करना ज़रूरी था, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमने ऐसा बनाना था कि हमारी जो इतनी वास्ट कंट्री है वो अच्छे से गवर्न हो जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, राइट। जो हमने प्रिंसली स्टेट्स की बात करी वो तो एक अग्रीमेंट के बेसिस पे हो गया था, राइट, वो तो सारे मतलब चीज़ें सेटल हो गई थी। बट अगर हम स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स में ना धीरे धीरे एक डिमांड आने लगी थी कि हमें वन लैंग्वेज वन स्टेट बनाया जाए, कि अगर किसी एरिया में एक लैंग्वेज बोली जा रही है तो उसके बेसिस पे उस स्टेट को बनाया जाए, राइट। तो ऐसी बातें जो होनी स्टार्ट हो गई थी, तो 1948 में क्या किया गया, एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बैठाया गया एस.के. धार की चेयरमैनशिप के अंदर। उस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो दिसंबर 1948 में दी और उन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक फैक्टर को ना माने, बल्कि अगर स्टेट्स आपने रीऑर्गेनाइज करनी है आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए करें, अच्छी गवर्नेंस के लिए हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट इसके बेसिस पे कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम इनको बनाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एस.के. धार के कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी वो ये था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट्स को ना बनाएं। बट फिर क्या हुआ, पब्लिक में रिजेंटमेंट हुई, ठीक है, स्टेट्स में रिजेंटमेंट हुई। फिर दोबारा से उसी साल दिसंबर 1948 में ही एक और कमेटी बिठाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं जेवीपी कमेटी, जिसके मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभाई सितरमैया। तो इन 3 मेंबर्स की जो कमेटी बिठाई गई, इनकी रिपोर्ट आती है अप्रैल 1949 में, जिन्होंने लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को रिजेक्ट किया। तो इन्होंने भी सेम वे लैंग्वेज को बेसिस मानने से इनकार किया। इन्होंने बोला अगेन कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, बट लैंग्वेज को अगर हम बेस मान के स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हुआ क्या, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों में रिजेंटमेंट थी और 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना देती है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज को बेस मानकर आंध्रा स्टेट बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जब आंध्रा को बनाया गया लिंग्विस्टिक लाइंस पे, तो जो ये डिमांड है स्टेट्स को लिंग्विस्टिक लाइंस पे बनाने की, ये और इंटेंसिफाई होती गई, ये और बढ़ती गई। तो 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिनकी चेयरमैनशिप करते हैं फजल अली और साथ के साथ उसके मेंबर्स होते हैं के.एम. पानीकर एंड एच.एन. कुंजरू, राइट। तो इन 3 मेंबर्स कमीशन को बनाने के बाद क्या होता है कि ये अपनी रिपोर्ट देते हैं सितंबर 1955 में और ये एक्सेप्ट करते हैं लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। हम लैंग्वेज को एज अ बेस मान लेते हैं फॉर द सेटलमेंट, फॉर द रीसेटलमेंट ऑफ द स्टेट्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि वन लैंग्वेज और वन स्टेट होगा, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी कंडीशंस दी थी कि हमने क्या ध्यान में रखना है जब भी हमने एक स्टेट को रीसेटल करना है। तो इनके फैक्टर्स ये थे कि हमारे जो इंडिया हमारा जो इंडिया है वो एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो उसकी यूनिटी का हमने ध्यान रखना है और लिंग्विस्टिक एंड कल्चर होमोजिनिटी हो, और साथ के साथ फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को ध्यान में रखना है, राइट। और ऐसी स्टेट बनानी है जिससे पूरी की पूरी जो पब्लिक है उसका वेलफेयर हो। तो इन सारे बेसिस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हमारे संविधान में दी गई है इसको भी हम ख़त्म करें।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन को माना और इनकी रिकमेंडेशन को मानने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको पास किया इन 1956। विद दिस 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी उसको अबॉलिश किया गया, राइट, उसको रिपील किया गया एंड साथ के साथ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया इन 1956 जिसके अंदर 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया, राइट। बट अभी भी बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उनमें डिमांड चलती रहती है फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। तो टाइम टू टाइम उनके नेम्स, उनके जो एरियाज़ हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं, राइट। तो ये थी हमारे पार्ट 1 के रिगार्डिंग, जिसमें 4 आर्टिकल्स आ जाते हैं। 4 आर्टिकल्स क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की इस वीडियो में। अगर आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए जिस पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेट्स को कैसे बनाया गया, कर्नाटका स्टेट कैसे बनी, तमिलनाडु स्टेट कैसे बनी, पंजाब की स्टेट कैसे बनी, कहाँ कहाँ से एरियाज़ को तोड़ा गया, किस किस के साथ मिलाया गया, ये सारे का सारा आ जाता है रीऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में। तो हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में फ्रॉम द वेरी बिगिन 1950 से आज के टाइम तक 2023 तक कैसे स्टेट्स को बनाया गया, किस स्टेट्स को किससे मिलाया गया, किससे तोड़ा गया, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बच्चों में शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।